कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने भरोसे का फायदा उठाया हो? हम सबके साथ कभी ना कभी तो होता ही है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर शिकारी ही शिकारी बन जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि चतुराई और लालच के बीच की लड़ाई का एक शानदार उदाहरण है। ये है जादुई थैले की कहानी। तो चलिए, इस पूरी कहानी को ना एक पहेली की तरह लेते हैं। सवाल बड़ा सीधा सा है। एक शातिर धोखेबाज को भाई मात कैसे दी जाए? यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। और जवाब वो तो हमें कहानी के आखिर तक मिल ही जाएगा। तो कहानी शुरू होती है राजू से, एक बहुत ही सीधा साधा भोला भाला लड़का। उसका मकसद अरे बहुत सिंपल, बाजार जाकर अपनी बकरी बेचना है। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी यही सादगी उसे धोखेबाजों का सबसे आसान निशाना बना देगी। तो राजू का इरादा एकदम साफ है। गंज के बाजार जा रहा है और उसके पास एक और बिल्कुल ठीक उसी समय दो ठगों की नजर पड़ती है राजू की मासूमियत पर। वो उसे देखते ही भाप जाते हैं, हाँ ये है अपना अगला शिकार। और बस उनके दिमाग में एक ऐसी शातिर चाल बननी शुरू हो जाती है जो राजू की पूरी दुनिया पलटने वाली थी। अब यहां से शुरू होता है धोखे का असली खेल। देखिए, ये ठग कोई मामूली चोर उचक्के नहीं है। इनका तरीका ताकत का नहीं, बल्कि दिमाग का है, साइकोलॉजी का। ये लोग राजू की सच्चाई को ही मरोड़ने की कोशिश करते हैं। और ये रही उनकी पहली और सबसे खतरनाक चाल। इसे कहते हैं गैस लाइटिंग। मतलब किसी को इतना कंफ्यूज कर दो कि उसे अपनी ही सच्चाई पर शक होने लगे। दोनों ठग एक एक करके राजू के पास जाते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि उसकी बकरी बकरी नहीं, कुत्ता है। अब सोचिए, जब एक ही झूठ बार बार बोला जाए तो कोई भी अपनी समझ पर शक करने लगेगा। और राजू के साथ ठीक यही हुआ। जरा सोचकर देखिए, कोई आपकी आंखों देखी सच्चाई को इतने कॉन्फिडेंस से गलत बताए तो कैसा लगेगा? ठगों का यही आत्मविश्वास राजू को मजबूर कर देता है कि वो अपनी ही आंखों पर शक करे। वो सोचने लगता है, क्या मैं ही गलत हूं? और यही इस धोखे का सबसे पावरफुल हिस्सा था। राजू को दिमागी तौर पर तोड़ने के बाद वो उसकी बकरी की कीमत जमीन पर ले आते हैं। 1000 रुपए के बकरी के लिए ऑफर क्या देते हैं? सिर्फ 20 रुपए। ये तो सरासर बेइज्जती थी। ये सौदा सिर्फ बकरी का नहीं था, ये तो राजू के आत्मसम्मान का सौदा था। अब बेचारा राजू पूरी तरह से कंफ्यूज्ड और दबाव में आखिर में हार मान ही लेता है और अपने 1000 रुपए की बकरी सिर्फ 100 रुपए में बेच देता है। ठगों की साइकोलॉजिकल ट्रिक काम कर गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने राजू से उसकी सच्चाई ही छीन ली थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अरे कहानी तो अब शुरू होती है। ये वो मोड़ है जहां राजू को एहसास होता है कि उसे ठगा गया है और वो एक शिकार से एक जबरदस्त स्ट्रैटेजिस्ट बन जाता है। अब पासा पलटने वाला था, बदला लेने की बारी अब उसकी थी। तो राजू छुपके से उन ठगों का पीछा करता है और क्या सुनता है कि वो उसकी बकरी को उसकी असली कीमत पूरे 1000 रुपए में बेच रहे हैं। यहीं से जन्म होता है पोएटिक जस्टिस का। मतलब जब किसी को उसके किए का फल ठीक उसी के अंदाज में मिलता है। राजू को समझ आ जाता है कि उसे कितनी बुरी तरह लूटा गया है और अब न्याय करने की बारी उसकी थी। बस यही वो पल था। वो भोला भाला राजू अब कहीं नहीं था। वो फैसला करता है, जिस तरह मुझे बेवकूफ बनाया, मैं भी तुम्हें वैसे ही बेवकूफ बनाऊंगा। अब वो उन ठगों को उन्हीं की भाषा में जवाब देगा। उसका दुख अब एक ठंडे गुस्से और पक्के इरादे में बदल चुका था। और अब राजू जो प्लान बनाता है वो कोई जल्दबाजी का बदला नहीं है, बल्कि एक सोची समझी एकदम परफेक्ट स्ट्रैटेजी है। पहला स्टेप, ठगों का भरोसा जीतो। दूसरा, उन्हें एक जादुई चीज का लालच दो। और आखिर में उनके ही लालच को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर उन्हें मात दे दो। तो अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। वो हिस्सा जहां राजू अपनी ब्रिलियंट चालाक योजना को एक्शन में लाता है। राजू उन ठगों के पास जाता है और उन पर बड़ी मेहरबानी दिखाता है। उनके लिए मिठाई, कपड़े सब खरीदता है। लेकिन जब पेमेंट की बारी आती है तब शुरू होता है असली शो। वो एक थैले से मिट्टी निकालता है और एक मंत्र पढ़ता है और दुकानदार, जो कि राजू के प्लान में शामिल था, उसे सोने के सिक्के समझकर ले लेता है। एकदम परफेक्ट ड्रामा। और ठग, उनकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो पूरी तरह से हैरान है। उन्हें लग रहा है कि वो अपनी आंखों के सामने असली जादू देख रहे हैं। यही तो है लालच की सबसे बड़ी कमजोरी।
ये इंसान को इतना अंधा बना देती है कि सच और झूठ में फर्क ही खत्म हो जाता है। और यहां राजू एक क्लासिक सेल्स ट्रिक खेलता है। वो पहले तो उस जादुई थैले को बेचने से मना कर देता है ना? इससे क्या होता है, ठगों की उसे पाने की इच्छा और भी बढ़ जाती है और आखिर में वो उस मिट्टी से भरे थैले के लिए पूरे 2000 रुपए देने को तैयार हो जाते हैं। चलिए अब जरा फाइनल हिसाब किताब देखें। पहले सौदे में क्या हुआ? राजू को 900 का घाटा, ठगों को 900 का फायदा। लेकिन दूसरे सौदे में राजू ने ना सिर्फ अपना नुकसान पूरा किया बल्कि ऊपर से 1100 रुपए का प्रॉफिट भी कमाया। मतलब धोखे का जवाब धोखे से दिया, और वो भी डबल कीमत पर। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, वो मोड़ जहां ठगों को अपने किए की सजा मिलती है और इस कहानी की असली सीख सामने आती है। अब वो ठग अपनी नई जादुई ताकत के नशे में एकदम चूर हैं। एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं और जमकर दावत उड़ाते हैं। बिल आता है पूरे 500 रुपए का। वो बड़े स्टाइल से अपना थैला निकालते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो पैसे देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। और जब वो थैले से सोना निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या निकलता है? सिर्फ मिट्टी। बस रेस्टोरेंट का मालिक फौरन समझ जाता है कि यह धोखा है और फिर ठगों को उनके लालच की सजा मिलती है, जमकर पिटाई के रूप में। तो इस कहानी की सीख क्या है? बहुत सीधी और साफ है। दूसरों को ठगकर कमाई नहीं करनी चाहिए। ये एक ऐसी सच्चाई है जो कभी नहीं बदलती। बेईमानी की दौलत कभी टिकती नहीं। आखिर में धोखे की कीमत चुकानी ही पड़ती है। लेकिन आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब नियम कानून काम ना करें तो क्या चतुराई ही न्याय का असली रूप है? जो राजू ने किया, क्या वो सही था? इस पे सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका कोई आसान सा